तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस नए लेक्चर में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पे एक इंट्रोडक्शन क्लास दे दी है और जिसमें मैंने आपको बेसिक बताने का ट्राई किया और उम्मीद करूंगा वो लेक्चर आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और यदि कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। क्वेश्चंस की दिक्कत मत करिएगा, क्वेश्चन हम करवाएंगे, पर मेरा काम है कि पहले मैं आपका जो बेसिक है वो क्लियर कर दूं। ठीक है, बेसिक यदि आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है और जब पेपर का पैटर्न चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, वहां चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत सारी चीजें। MCQs टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो आपका जो बेसिक है ना वो बेटा बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप MCQs टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, इसमें वेटेज बढ़ेगा और बढ़ेगा। और सीबीएसई के हिसाब से तो वो चाहते हैं कि हम कंपटीशन के हिसाब से सीबीएसई के बच्चों को तैयार करें, तो उस ओरिएंटेशन के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मेरे बारे में आप देख सकते हैं, अंकुश मैसी, और मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। और कई बच्चे यहाँ पे हमारे कई बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, 93 94 तक वो फिजिक्स में गए, पीजीटी में, सॉरी इंटर में। और 10th में भी जो हमने हमारा रिजल्ट है वो अच्छा है। जब मैं मैथ और फिजिक्स दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था तो कई बेहतरीन रिजल्ट 91 92% बने हैं बच्चों के। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब लेक्चर को हम शुरू करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हमने कल बताया था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है एक्चुअली। इलेक्ट्रिसिटी एक कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी सिटी जहां पर इलेक्ट्रिक का क्या हो, प्रभाव दिखे। वो क्या कहलाता है, प्रभाव मतलब इंप्रेशन दिखे, वो क्या कहलाता है हमारी, वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, कैसा सारा काम होता है। जाहिर सी बात है, जब तक किसी भी कंपोनेंट के बीच में या फिर किसी भी वायर के बीच में पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा, यदि दो वायर है, दो वायर यदि कंसीडर कर रहा हूं, यदि यहाँ पर पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो चार्ज जनरेट नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, चार्ज और करंट डिपेंड किस पे करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कल वैल्यू बताई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस में बताया कि यदि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, लाने में जितना भी वर्क डन होता है, क्या होता है, जितना भी क्या होता है, वर्क डन होता है भैया, क्या होता है, वर्क डन इज कॉल्ड ए पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए फॉर्मूला बनता है V बराबर W/Q। तो एक्चुअली क्या है, पोटेंशियल डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्क डन और चार्ज पे। यदि चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो जैसे मान लो, कंसीडर करें एग्जांपल लो, इनफाइनाइट से कोई चार्ज यहां से लाए और एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले गए, एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट, यदि यहां तक लाए और फिर इसके बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ। उससे पहले थोड़ा माइंड मैप देख लेते हैं, हमें किस चीज पे फोकस करना, क्या क्या इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल इस क्या होती है, वोल्ट होती है, क्या होती है, या फिर जूल पर कुलाम, क्या होती है, जूल पर कुलाम भी होती है। सॉरी, गुलाम भैया लिखो, तो बच्चे कहेंगे ए इनको यही नहीं पता, जूल पर गुलाम। ठीक है, अभी हम आज इसको ये पढ़ेंगे। और क्या इंपॉर्टेंट है ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी पे हम बहुत सारे सर्किट वाले सवाल करेंगे। रेजिस्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस को भी समझेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ये सब है इलेक्ट्रिसिटी में। इतनी चीजें यदि इस डायग्राम यानी इस माइंड मैप में जितनी चीजें दिए हुए हैं, यदि आप अच्छे से पढ़ लेते तो इस चैप्टर में और कुछ छूटेगा नहीं। सॉरी, ज़रा सा थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा गले में खराश टाइप की हो गई। ओके, आगे चलते हैं। ये थोड़े कल सिंबल है, इनको थोड़ा याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल सेल कैसा दिखता है। ठीक है, ओपन की कैसे होती है, ओपन की ऐसी होती है, क्लोज की कैसे होती है भैया। यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे लग जाता है, वो क्लोज से। ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन फायर होते हैं। ये क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इस पोजीशन में दो रजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारी बैटरी हो जाएगी, बैटरी में एक प्लस और एक माइनस इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तुम्हारा बल्ब का सिंबल है और ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का सिंबल है। हम तीन तरह के सिंबल्स पढ़ते हैं जनरली, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आप में है नहीं, इंडक्टर आपके में है नहीं, तो आप ये है कि कंसिडर करेंगे कि नॉर्मल चीजों में हम समझ ले, बूझ ले। और अभी तो आपको रेजिस्टेंस ही पढ़ना है। चले आगे चले, पढ़िए, चले। ओके, समझते हैं।
अब हम जरा समझते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, क्या है ओम्स लॉ, और कुछ इसमें छूट रहा है भाई? एक बार जब समराइज करेंगे तो चैप्टर कवर कर लेंगे, परेशान नहीं। ठीक है, ओम्स लॉ थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि अभी यहाँ पर लिखना मैंने शुरू ही किया है, यानी पेन टैप पे। तो यहाँ पे राइटिंग बनाना यह बड़ा टिपिकल होता है, बोर्ड पे लिखने में बड़ा आसान होता है, पर यहाँ सच में बड़ा टिपिकल होता है। ठीक, चलिए ओम्स लॉ क्या होता है? इन ए वायर द फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल इज कॉल्ड ए ओम्स लॉ। ठीक है, या बोलूं जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? पोटेंशियल के। दिस इज कॉल्ड ए ओम्स लॉ। यहां पर ओम्स लॉ कहेंगे भाई, या फिर मैं ये बोलूं यहां पर जब ये जो प्रोपोर्शनल होता है इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं भाई? कांस्टेंट रेजिस्टेंस, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो आपको मिलेगा यहाँ पर देखने को। जब हम यहाँ पर आई बराबर ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे और एक नई वैल्यू लगाएंगे आर और बराबर है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आई बराबर वी आर, या फिर सॉरी ये नहीं पढ़ा होगा, हाँ गड़बड़ है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। अब अभी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा V बराबर I और R। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस हम क्या लगाते हैं? करंट के साइड से ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये आपने ओम्स लॉ एक्चुअली पढ़ा होगा, V बराबर कितना होता है? IR। यही है पूरी कहानी की जड़, सब कुछ यही है। ठीक है, यहीं से आपके दो तीन फॉर्मूला निकलते हैं। पहला फॉर्मूला ये निकलता है V बराबर IR, दूसरा फॉर्मूला यहीं पर एक और निकलता है I बराबर V बाई R, और एक तो आप तीसरा फॉर्मूला बनते जो बनाता है I बराबर V बाई I। ठीक है, बहुत जगह बहुत सारे टीचर इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड ए रेजिस्टेंस। तो जब आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप निकालने जाएंगे तो रेजिस्टेंस डेफिनेशन ये निकलेगी द रेशियो ऑफ बिटवीन द रेशियो बिटवीन potential and current is called resistance। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? रेजिस्टेंस। क्लियर हुई बात? तो यही हमारा क्या ओम्स लॉ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझो जरा, समझते हैं इंपॉर्टेंस। समझते हैं, यदि मान लो कोई एक वायर ले लेते हैं, ये सिंगल वायर ले ले। ठीक है, यदि मैं इसमें क्या करेंगे पोटेंशियल स्टोर करूंगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल को जितना इंक्रीज करूंगा भाई करंट भी क्या होगा? उतना ही क्या होगा? इंक्रीज होगा। इमेजिन करो कि यदि मैं 10 वॉट का बल्ब अपने घर में क्या कर रहा हूँ? ऐड ऑन कर रहा हूँ। कितने वॉट का? 10 वोल्ट का। तो हमें इसी के आसपास की करंट फ्लो करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, और यदि हम यही पोटेंशियल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, इसी को 100 वाट कर देंगे, तो करंट भी क्या होगा? अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एम्पियर करंट, अच्छा हाँ, पोटेंशियल का जो सिंबल है V से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट होता है भैया वो क्या होता है? वोल्ट होता है। करंट का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या है? एम्पियर से इसको डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, और यही हमारी एक स्टैंडर्ड डायमेंशन भी होती है। और एक हमारी क्या होती है? ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है इसको R से डिनोट करता है, उसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है भैया? इसको ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। ओम ओम बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस का क्या है? सिंबल है। ठीक है, तो ओम्स लॉ बस इतना ही है। इन ए वायर द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? पोटेंशियल। और जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो एक नया सिंबल आएगा जिसे हम बोलेंगे आर, जिसे बोलेंगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस कांस्टेंट। हम लोग इसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे, और यही जाके आगे आपके लिए सिरदर्द बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ओम्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ यदि ये सब चीजें आपको पता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी। ठीक है, इसी में रजिस्टिविटी की भी यदि हम थोड़ा सा बात करना चाहें तो रजिस्टिविटी की भी बात कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा रुक जाएंगे रजिस्टिविटी पे बात करने से पहले। पर हम इसको ओम्स लॉ से रिलेटेड सर्किट का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? सर्किट का कॉम्बिनेशन, कि कितने तरह का कॉम्बिनेशन सकते हैं, जिसको रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ यदि ग्राफ देखना चाहे तो आप ग्राफ भी देख सकते हैं। जैसे यदि बोल रहे कि ओम्स लॉ का ग्राफ खींचिए, ऐसा लाओ। देखो दो तरह के होते हैं,
लॉ कितने होते हैं? दो तरह के हैं। एक लॉ वो जो ओम्स के लॉ को क्या करें, ओम्स लॉ को क्या करें, फॉलो करें, और एक होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते होंगे। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो नहीं फॉलो करते उनको बोलते हैं नॉन ओमिक। क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक। क्या बोलेंगे? नॉन यूमिक, ओमिक। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है ये सारा प्रोसेस भैया, ये सारा का सारा प्रोसेस किस में चलेगा? कंडक्टर में। किस में चलेगा? कंडक्टर में। तो हर जगह कंडक्टर ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट इजिली क्या हो, फ्लो होता रहे। बहुत बढ़िया। चले आगे, आप जरा समझते हैं, ग्राफ इसके देख लेते हैं जरा। दो तरह के ग्राफ, दो तीन तरह के ग्राफ बन सकते हैं। तो यदि जो ओम के नियम को फॉलो करेगा, क्या करेगा? ओम के नियम को क्या करेगा? फॉलो करेगा, उसको समझते हैं जरा ग्राफ। तो रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा? रेजिस्टेंस होता है वी बाई आई। तो इसका ग्राफ भी कैसे खींचेगा? ग्राफ समझते हैं, ग्राफ ऐसे खींचेगा। थोड़ा तिरछा बनना क्या? ओ भैया सीधा बन जाओ, ऐसे सीधा बनो। ओ भाई इसमें तो लिखना बड़ा ही खतरनाक है। ठीक है, तो जो ओम्स के नियम का फॉलो करे वो इसकी जो डायरेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो गया। थोड़ा ऐसे बनेगा ये वाला। ठीक है, इस तरह का। तो बेटा यहां पर क्या होता है? यहां पर पोटेंशियल होता है, और यहां पर क्या होता है भैया? करंट होता है। ठीक है, तो ये यदि इस तरह का सिंबल बना रहा है, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में भी कुछ इसी तरह का क्या ग्राफ बनता था कि स्ट्रेट लाइन क्या करती थी, खींची जाती थी। तो बेटा ये होते ओम, ओम्स यानी ओमिक कंडक्टर। क्या होते हैं ये? ओमिक कंडक्टर। क्या होंगे? ओमिक कंडक्टर। एक और होता है, एक कैसे होंगे? जैसे समझो कि यदि मैं ग्राफ यहां पर खींचता हूं, तो एक बार क्या होगा? ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा भैया? पोटेंशियल, और यहां पर क्या होगा? करंट। ठीक, इस तरीके। तो जाहिर सी बात है यहां पे स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा, मतलब ये क्या है? नॉन ओमिक है। क्या है? मतलब ऐसा जो ओम के नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये ओम नॉन ओमिक है। इसी तरह एक ग्राफ इसमें और बन सकता है। वो कैसा होगा बेटा? वो इस तरह का ग्राफ खींच सकते, इस तरह का। ठीक है, ऐसा भी तो बन सकते हैं। ये भी क्या होगा? तुम्हारा नॉन ओमिक। तो कभी यदि मान लो आ जाए आपके पेपर में कि बताइए कौन ओमिक है और कौन नॉन ओमिक, तो आप बता पाएंगे कि भैया ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये ओमिक है, और ये कौन है? नॉन ओमिक, और ये भी क्या है? नॉन। अब इस तरह का कोई भी ग्राफ बने, अब ऐसे बने, ऐसे बने, या फिर ऐसे ऐसे बने, तो वो सब क्या होंगे? ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है पहले मैं बता देता हूं भैया। क्योंकि जिस तरह पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा? उतना ही इंटरवल टाइम में यानी करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे करंट राइज होगा वैसे वैसे, जैसे पोटेंशियल राइज होगा वैसे ही करंट भी क्या होगा? राइज होता जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभार मल्टीपल में आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा, थोड़ा सा हो लेंगे क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा कहानी। अब हम थोड़ा और थोड़ी पिक्चर को और क्लियर करके देखते हैं और समझते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस में। क्या होता है कॉम्बिनेशन? थोड़ा सा लेक्चर बड़े हो जाएंगे, बट जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा यदि डेप्थ चाहिए भैया तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर मत होइएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है, और हम लोग भी बड़ी मेहनत करके लेक्चर को तैयार करते हैं। अब मान के चलो 2 बार हो गए, एक बार माइक नहीं लगाया और दूसरी बार माइक लगाया तो उसको ऑन करना भूल गए। तो बड़ा संघर्ष है नहीं आपके तक लेक्चर पहुंचाने में। क्योंकि बोर्ड पे लिखना तो यार बड़ा आसान सा लगता है कि यार उठाओ पेन और फटाफट उठा के डाल दो। ठीक है, यदि यहाँ पर एक टॉपिक और थोड़ा सा देख लेते हैं, रजिस्टिविटी को भी समझ लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, रजिस्टिविटी को थोड़ा लगे हाथ समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। रजिस्टिविटी,
ठीक है। रेजिस्टिविटी को, इसको सिंबल क्या होता है इसका, रो होगा। फिर अभी हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पे आ रहे हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। इसका प्रूवमेंट पता है भैया कहाँ है, इसका प्रूवमेंट आपको इंटर में मिलेगा। जब हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तब वहां पर इसका प्रूवमेंट आपको मिलेगा। दो कॉम्बिनेशन यानी ई अपॉन जे, यानी जो करंट डेंसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर कॉम्बिनेशन लेके हम लोग प्रूव करते हैं। पर अभी यहाँ जरूरत नहीं है, 10th में, इंटर में लेक्चर जब कवर करेंगे तो अब इंटर में जब जाएंगे तब के तब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन क्या बनता है, डिफिनेशन बनेगा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। फिर से, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड ए रेजिस्टिविटी। कहोगे यार सर बड़ा टिपिकल सा बता, हाँ चलो इसको सरल करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर बोलूं द रेशियो ऑफ, नहीं प्रोडक्ट ही बनेगा, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रेशियो विद लेंथ इज कॉल्ड ए रेजिस्टिविटी। फिर से समझते हैं, गलत नहीं भैया, सही डेफिनेशन है, क्योंकि हम डेफिनेशन अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया विद रेशियो ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ए रेजिस्टिविटी। आप ऐसे चाहो तो ये वाली लिख लो, या फिर जो वो बता रहा हूं वो लिखना चाहो तो वो लिख लो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड ए रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका यदि हम यूनिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, यूनिट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सवाल बनते हैं, मैं करवाऊंगा, ठीक है। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बताया भैया, ओम बताया, ठीक। एरिया का क्या होता है भाई, एल स्क्वायर होता है। भाई एरिया किस में नापा जाता है, मीटर में, तो कितना होगा मीटर स्क्वायर। और बेटा लेंथ भी किस में नापी जाती है, मीटर में, तो कितना होगा मीटर। ये से ये काटेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस कितना है, ओम, क्या होगा मीटर, ठीक है। इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या आएगी, ओम मीटर। कंफ्यूज मत होइए, एक इसी में डेफिनेशन आती है कंडक्टर की, या फिर बोले कंडक्टिविटी, क्या आती है कंडक्टिविटी। तो वो क्या होता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, और उसका जो डेफिनेशन बनती है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड ए कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टर। इस तरह का डेफिनेशन वहां पे बनता है, उसको हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, वो इंटर में यहाँ पर आपका है नहीं। उसकी जो यूनिट बनती है वो ओम इनवर्स बनती है, क्या बनती है, ओम इनवर्स, ठीक है, क्लियर है। चले अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे में। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी थोड़ा लेक्चर फंस भी रहा होगा बिकॉज अभी आवाज इतनी क्लियर हो नहीं रही है, ठीक है। आप यदि ये नोट करना चाहे तो नोट कर लिए, पोज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं, उसमें दो होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, दो होते हैं। एक हमारा क्या होता है, सीरीज होता है, और एक हमारा क्या होता है भैया, पैरेलल होता है। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट, उसी वही मेन जड़ है भाई, ठीक है। वही क्या है, मेन जड़ है। दो तरह के सर्किट आपको मिलेंगे, एक सीरीज में मिलेंगे और एक इसमें मिलेंगे, पैरेलल में मिलेंगे, ठीक है। इसे बोल देंगे, यहाँ पर हेडिंग आप बना सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बना सकते हैं। चलो भाई, नहीं चलोगे, गुस्सा हो गए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है सीरीज, और दूसरा टाइप क्या होता है बेटा, पैरेलल, ठीक है। सीरीज और पैरेलल, बस यहीं पर हमें समझना होता है। अब समझते जरा ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ओके।
तो यदि मैं सीरीज इसको यदि सीरीज का पकड़ूं तो बेटा इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस जोड़ दिया और हमने एक यहाँ पर क्या ऐड कर दी, बैटरी ऐड कर दी, और यहाँ पर हमने इसका नाम R1 दे दिया और यहाँ पर इसका नाम R2। यदि हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसमें होगा, सीरीज में। इसका पैरेलल का एक डायग्राम अभी प्रूवमेंट करवाएंगे, परेशान ना होना। पैरेलल का देख लो, एक ऐसे जोड़ा और एक ऐसे जोड़ा और एक ऐसे जोड़ा, तीन रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिए, पैरेलल में जोड़ दिए और एक बैटरी यहाँ पर अटैच कर दी। बिना बैटरी की कहानी चलेगी नहीं, क्योंकि बिना बैटरी के पोटेंशियल स्टोर नहीं होगा और आगे कहानी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमने बेटा R1 दे दिया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। क्लियर कट है, ये हमारा सीरीज हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब इसको समझते हैं, सीरीज और पैरेलल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले हेडिंग, आप पहली हेडिंग बना लीजिए सीरीज। ठीक है, क्या बनाएंगे, पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे सीरीज को थोड़ा समझते हैं, सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। ये हम लोग करेंगे कैसे, ये करेंगे हम लोग ओम्स लॉ से। ठीक है, क्या डालें, सीरीज डालेंगे, सीरीज। इसका जो डायग्राम है बेटा, डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, अच्छे से डायग्राम इसको बना लेना। ठीक है, इस तरह का, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये बेटा R3 हो जाएगा। हमेशा कि कभी भी इस सर्किट में आएंगे तो अपने कान पकड़ के, हमेशा कान पकड़ के, कान हमेशा क्या कर लो, यहाँ पकड़ लो और याद रखो पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमेशा करंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ से करंट यहाँ निकलेगा, एक करंट यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे करंट जाएगा और इस पूरे सर्किट में वही करंट क्या होगा बेटा, फ्लो होगा। याद रखो कैसे पहचानेंगे सर कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, जब तक करंट, जब तक, लिख लो ऐसे, जब तक करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो तब तक सर्किट किसमें होगा, सीरीज में होगा। तब तक सर्किट क्या होगा, सीरीज। जैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया और इसी के ऊपर एक रेजिस्टेंस ये ऐसे जोड़ दिया। अब बेटा यहाँ से करंट आएगा, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ और करंट यहाँ, क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बेटा ये क्या है, पैरेलल में चला गया। सबसे बड़ी बहस चलती है कि करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। तो आपको अभी मैं बता दूं, करंट कैसी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि भाई वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ, रेक्टेंगल लॉ और बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनका फॉलो नहीं करती। इसलिए क्या, करंट एज ए स्केलर ही, क्योंकि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, फिर भी वो क्या होगी, हमेशा वो स्केलर ही काउंट की जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा प्रूव करते हैं। अब हमको एक बात तो समझ में आ गई भैया कि ये पूरा हिसाब जो बन रहा है, ये पूरा हिसाब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीरीज बन रहा है। अब सीरीज में क्या कॉमन होगा, देखो यहाँ पे करंट तो सेम होगा, करंट क्या होगा, सेम। यदि हम ओम्स लॉ से जाएं, कहां से जाएं, ओम्स लॉ से, यहां पे लिखो अच्छे से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लग जाएंगे तो V बराबर क्या होता है भाई, I और R। अब हमें पता है इस पूरे सर्किट में करंट क्या है, सेम है, तो डिफर क्या होगा, पोटेंशियल। नोट पॉइंट रखो, सीरीज में क्या होता है बेटा, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है बेटा, सेम होता है, और डिफर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिफर होता है। पोटेंशियल क्या होगा, डिफर, और करंट क्या होगा, सेम। इतनी बात क्लियर होगी। तो बेटा यहां पर क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा, V बराबर क्या आएगा, V1, V2 और V3 आएगा। यहां से V की वैल्यू निकालेंगे तो V1 बराबर कितना होगा, I R1, V2 बराबर क्या होगा, I R2 और V3 बराबर क्या होगा, I R3। तो ये 1, 2 और 3। आपने कहा सर करंट क्यों नहीं, क्योंकि करंट I1 बराबर यदि I2 भी लेते और I3 भी लेते वो भी क्या होगा, I होगा, क्योंकि करंट पूरे सर्किट में क्या है, सेम है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो V की वैल्यू क्या होगी, I और R हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, I R1, I R2 और I R3। बेटा पूरे से I कॉमन ले लो, तो I कॉमन, तो यहाँ से I कॉमन, अंदर बचेगा R1, R2 और R3।
तो ये से ये क्या होगा, कैंसिल। तो बेटा रेजिस्टेंस में जो सीरीज बनेगी वो बनेगी R1 प्लस R2 और प्लस R3। दिस इज कॉल्ड ए सीरीज कॉम्बिनेशन इन ए रेजिस्टेंस। ये है हमारा का सीरीज कॉम्बिनेशन इन ए रजिस्टर। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी होंगी। हमेशा याद रखिए सीरीज में करंट सेम रहेगा और डिफर क्या रहेगा, पोटेंशियल। ये पूरा क्या है, डेरिवेशन है किसका, सीरीज का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को यानी पैरेलल वाला करेंगे और फिर जाके हम दोनों ही कॉम्बिनेशन को मिला करके न्यूमेरिकल करेंगे। इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में हम लोग इतनी ही चीजें रखेंगे, क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर जाहिर सी बात है आपके ऊपर से अपने दिमाग से निकलने लगेगा, बाउंस होने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे लें और उम्मीद करूंगा लेक्चर को आप थोड़ा बहुत पसंद करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, क्रिएट करने में, एडिट करने में। ठीक है, बाकी चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे, कल एक लेक्चर आएगा तो उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, करवाऊंगा नहीं सिखाऊंगा। एनसीईआरटी के भी सारे न्यूमेरिकल करवा दूंगा, परेशान ना होना। और इसके तो न्यूमेरिकल आपको मैं अपने पास से सर्किट बना के करूंगा। तो उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।